डियर फ्रेंड नमस्कार। आज हम बात करेंगे श्वसन तंत्र रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। तो श्वसन तंत्र से रिलेटेड जितने भी टर्म इसके अंतर्गत आते हैं, ऑक्सी श्वसन, अनाक्सी श्वसन, क्रेब्स चक्र, इन सभी के बारे में इन डिटेल्स मैं आपको समझाऊंगा। तो आप हमारे साथ वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। आपके मन में एक भी डाउट नहीं छोड़ूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो इसके पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ चुके हैं। डाइजेस्टिव सिस्टम में हम कार्बोहाइड्रेट का निर्माण कर चुके थे। कार्बोहाइड्रेट से ग्लूकोज बन चुका था। अब इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम में ग्लूकोज से किस प्रकार ऊर्जा बनेगी। हमें हमारे शरीर को 38 एटीपी ऊर्जा की आवश्यकता होती है, या कैलोरी में बात करें तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो हम यहाँ पर एटीपी को ग्लूकोज को एटीपी की फॉर्म में चेंज करेंगे। श्वसन तंत्र में ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा और ऊर्जा बनेगी। अच्छा, ये एक रिएक्शन मैं आपको बना करके दिखाया हूँ। एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल का फार्मूला है। ये इसका ऑक्सीडेशन हुआ, ऑक्सीडेशन होने के पश्चात कार्बन डाइऑक्साइड और जल और ऊर्जा एटीपी बनी। तो हम इसके बारे में इन डिटेल्स आपको बात करेंगे, आपको समझाएंगे कैसे कैसे ये ऊर्जा बनी। तो सबसे पहले हम स्टडी करें रेस्पिरेटरी सिस्टम की। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम का ये फिगर है। फिगर में सबसे पहले हम नेसल पैसेज की बात करें, नसिका मार्ग की बात करें। तो नसिका मार्ग क्या हमारा जो है श्वसन अंग नसिका मार्ग होता है, नाक होता है? नहीं, श्वसन अंग हमारा नसिका मार्ग नहीं होता। यह एक माध्यम होता है हवा को फेफड़े तक लेकर जाने का। जबकि हम जानते हैं कि स्तनधारी में श्वसन अंग फेफड़ा होता है, लंग्स होता है। जबकि बात करें कीट की, तो कीट में श्वसन अंग जो होता है वो श्वास नली या ट्रैकिया होता है। बात करें जलीय जीव की, तो जलीय जीव में श्वसन अंग गिल्स या क्लोम होते हैं। बात करें मेढक की, तो मेढक अगर जमीन के अंदर रहता है तो त्वचा द्वारा सांस लेता है, और अगर जल में रहता है तो लंग्स द्वारा सांस लेता है। अगर वही जो मेढक बहुत छोटा होता है, पानी में रहता है, तो गिल्स द्वारा सांस लेता है। इस प्रकार श्वसन अंग हमारा नसिका मार्ग नहीं होता है, यह केवल एक माध्यम होता है, ऑक्सीजन को फेफड़े तक ले जाने का कार्य करता है। अच्छा, उसके बाद हम बात करें फायरिंग्स की। फायरिंग्स मतलब ग्रसनी की। तो ग्रसनी एक कॉमन पॉइंट होता है। कॉमन पॉइंट का मतलब होता है कि यहीं से होकर के भोजन भी जाता है, और यहीं से होकर के ऑक्सीजन गैस भी फेफड़े के अंदर जाती हैं। तो अगर एग्जामिनर पूछता है कॉमन पॉइंट क्या है, तो ग्रसनी कॉमन पॉइंट होती हैं। इसके बाद हम बात करें एपिग्लॉटिस की। तो एपिग्लॉटिस ग्रसनी और षड्यंत्र के बीच में एपिग्लॉटिस पाया जाता है। एपिग्लॉटिस को हम ढक्कन भी बोलते हैं। यह इसका काम होता है कि जैसे ऑक्सीजन को ट्रैकिया के माध्यम से फेफड़े तक पहुंचाना, और भोजन को उनके सही रास्ते ग्रास नली या फूड पाइप के रास्ते स्टमक में या पेट में आमाशय में पहुंचाना, इसका काम होता है एपिग्लॉटिस का। कभी कभी हो जाता है कि भोजन जो है जैसे ट्रैकिया में प्रवेश कर जाता है, तो हमें हिचकी आने लगती हैं। तो ट्रैकिया के रास्ते हार्ट में प्रवेश कर जाता है, लंग्स में प्रवेश कर जाता है। तो लंग्स उस भोजन को ग्रहण नहीं करता है, वो ऊपर की तरफ धकेलता है, जिससे हमें हिचकी आती है। तो उसके बाद हम बात करें लैरिंग्स की, स्वर यंत्र की। तो स्वर यंत्र, ये जो आपका उभार टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है गले में, उभार टाइप का स्ट्रक्चर, ये आपका स्वर यंत्र है। इसका काम होता है कि ये आवाज़ निकालने का काम करता है, साउंड को प्रोड्यूस करता है, और ये फेरिंक्स और ट्रैकिया को जोड़ने का भी काम करता है। अगर बात करें पुरुषों में स्वर यंत्र की, तो पुरुषों में इसमें निम्न तारत लो पिच पाई जाती हैं, अर्थात पुरुषों में आवाज़ मोटी होती हैं। जबकि बात करें हम स्त्रियों में, तो स्त्रियों में हाई पिच पाई जाती हैं, अर्थात उच्च तारत्व पाई जाती हैं, अर्थात महिलाओं की आवाज़ पतली होती हैं। पुरुषों में बात करें तो इनकी संख्याएँ, मतलब कि इनकी मोटाई में 20 mm की होती हैं,
इनके आकार की बात करें तो पुरुषों में ये जो है 20 mm के होते हैं, जबकि वुमेन की बात करें, वुमेन में तो इनकी आकार जो होता है वो 15 mm का होता है। ये आप ध्यान दिए रहना। उसके बाद हम बात करें ट्रैकिया की, तो ट्रैकिया के रास्ते वायु जो है लंग्स में प्रवेश करती हैं। ट्रैकिया से होते हुए ट्रैकिया आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो चुकी होती हैं। ट्रैकिया आगे चलकर दो भागों में डिवाइड हो चुकी होती हैं, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं, जिसे हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई का पार्ट है। ब्रोंकाई आगे चलकर ढेर सारी शाखाओं में बढ़ चुकी होती हैं, जिसे हम ब्रैंकियोल्स कहते हैं, जिसे हम ब्रैंकियोल्स कहते हैं। ब्रैंकियोल्स आगे चलकर कोशिका का निर्माण करता है। ये जो रेड रेड कलर का स्ट्रक्चर आपको जगह जगह दिख रहा है, ये इसको एल्वेओलियाई कहते हैं। हिंदी में इसे कोशिका बोला जाता है। इसी कोशिका में ब्लड स्टोर रहता है। ब्लड क्या काम करता है, तो ब्लड ऑक्सीजन को लंग्स से लेकर के उसे पूरे शरीर की कोशिकाओं तक पहुँचाने का काम यही कोशिकाएँ करती हैं। उसके बाद हम कोशिकाएँ नहीं करती हैं, कोशिका में उपस्थित ब्लड करते हैं। उसके बाद ये बात करें, ये दोनों हमारे लंग्स हुए। लंग्स के नीचे डायाफ्राम पाया जाता है। ये डायाफ्राम का काम क्या होता है, तो जब हम सांस लेते हैं तो ये डायाफ्राम नीचे आ जाता है, और जब हम सांस को छोड़ते हैं तो डायाफ्राम ऊपर चला जाता है। यही डायाफ्राम का काम करता है, सांस को बाहर ले जाने का, और डायाफ्राम नीचे जब जाता है, सांस अंदर की तरफ हम लेते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि जब हम कभी लड़ाई झगड़ा करते हैं तो कोई कोई गलती से डायाफ्राम पे मार देता है, तो डायाफ्राम थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देता है, और ये ऊपर नीचे नहीं होता है, तो हम सांस नहीं ले पाते हैं। थोड़ी देर के लिए ये काम करना बंद कर देता है। अच्छा, अब हम रीडिंग की बात करें। अब नोट्स जो है, जो मैंने लिखा है उसको पढ़ करके आपको बता रहे हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या है, सबसे पहले हम बात करें नसल पैसेज या नसिका मार्ग की। नोज जिसे बोला जाता है, तो इसका मुख्य कार्य होता है सूंघना। छोटे छोटे बाल इसमें नाक में जो पाए जाते हैं, वो धूल कणों को रोकने का काम करते हैं, और बाहर से आए हुए बैक्टीरिया वगैरह को रोकने का भी काम करते हैं। और नाक में जो है म्यूकस मेम्ब्रेन भी पाया जाता है, जो 1.5 लीटर म्यूकस प्रतिदिन स्रावित करता है। जो बाल छोटे छोटे कणों को नहीं रोक पाते हैं, वो म्यूकस मेम्ब्रेन उस म्यूकस क्या करता है, अपने ऊपर उस गंदगी को चिपका लेता है, धूल कण को चिपका लेता है, जिसको हम लोग निकालते हैं बाद में। ठीक है। उसके बाद हम बात करें फायरिंग्स की, ग्रसनी की। तो ग्रसनी का क्या काम होता है, ग्रसनी का काम होता है, कॉमन पॉइंट होता है रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो उसके बाद अब हम बात करें एपिग्लॉटिस की। तो एपिग्लॉटिस क्या है, सॉरी, स्वर यंत्र। सबसे पहले स्वर यंत्र क्या है, लैरिंग्स क्या है। तो लैरिंग्स के बारे में अध्ययन करें, तो लैरिंग्स जो है वो फायरिंग्स और ट्रैकिया को जोड़ने का काम करता है, और साउंड को प्रोड्यूस करने का काम करता है। अब हम बात करें एपिग्लॉटिस की। एपिग्लॉटिस ढक्कन की तरह काम करता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। अब उपस्थिति कहाँ होती है एपिग्लॉटिस की, तो एक इसकी ये ग्रसनी और लैरिंग्स के बीच में पाया जाता है। इसका कार्य भोजन तथा वायु को उनके सही रास्ते पर भेजना होता है। अच्छा, अब हम बात करें ट्रैकिया की। ट्रैकिया को हिंदी में श्वास नली बोला जाता है। इसका कार्य होता है वायु फेफड़े तक लेकर जाना, और ट्रैकिया के ऊपर 16 से 20 सी शेप के बने स्ट्रक्चर पाए जाते हैं। कार्टिलेज के रिंग होते हैं, जिसका कार्य ट्रैकिया को सिकुड़ने तथा चिपकने से बचाना होता है। उसके बाद हम बात करें लंग्स की, यानी फेफड़े की। तो लंग्स का क्या काम होता है, मानव का मुख्य श्वसन अंग लंग्स ही होता है। इसकी संख्या 2 होती हैं। दाहिना फेफड़ा बाएं फेफड़े से बड़ा होता है। फेफड़ा प्लूरल मेम्ब्रेन द्वारा ढका होता है। दाएं फेफड़े में 3 पालियां होती हैं, और बाएं फेफड़े में 2 पालियां होती हैं। उसके बाद हम बात करें एल्वियोलियाई की, कोशिका की। तो कोशिका का क्या काम होता है, ब्रोंकियोल्स के सिरे पर अंकुर जैसी गोल संरचनाएं पाई जाती हैं, जिसे एल्वियोलियाई कोशिका कहते हैं। कोशिका पर रक्त कोशिकाओं का जाल बिछा होता है, जहां से गैसों का आदान प्रदान होता है। यहाँ से ऑक्सीजन रक्त में चली जाती हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आ जाती हैं। उसके बाद हम बात करें डायाफ्राम की। तो डायाफ्राम का क्या काम है,
डायाफ्राम फेफड़ों को आधार प्रदान करती हैं। डायाफ्राम के ऊपर नीचे होने के कारण ही वायु फेफड़े के अंदर बाहर होती हैं। डायाफ्राम अगर ऊपर होता है तो वायु फेफड़े से बाहर जाती हैं। अगर डायाफ्राम नीचे होता है तो वायु फेफड़े के अंदर आती हैं। उसके बाद हम बात करें रेस्पिरेशन प्रोसेस की, तो रेस्पिरेशन प्रोसेस 3 प्रकार का पाया जाता है। पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन जिसे हम बाह्य श्वसन कहते हैं। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज, गैसों का शरीर में परिवहन। तीसरा इंटरनल रेस्पिरेशन या इसे सेल्यूलर रेस्पिरेशन भी बोलते हैं, आंतरिक श्वसन या कोशिकीय श्वसन भी बोलते हैं। अच्छा, इन सभी के बारे में अब हम डिस्कस करें तो पहला एक्सटर्नल रेस्पिरेशन क्या है? बाह्य श्वसन। ये शरीर के बाहर होता है। हवा का शरीर में आना हवा का शरीर में आना और हवा का शरीर से बाहर जाना एक्सटर्नल रेस्पिरेशन कहलाता है। जो हवा का शरीर में आना, नाइट्रोजन वातावरण से 78.09% हमारे नसिका मार्ग के द्वारा लंग्स में प्रवेश करती हैं, जबकि ऑक्सीजन 21%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% आती हैं। जबकि जो छोड़ा जाता है हमारे लंग्स के द्वारा वो नाइट्रोजन 78.09%, वही जो खींचा गया वही छोड़ा जाता है, जबकि ऑक्सीजन 17 पॉइंट छोड़ी जाती हैं। मतलब 4% जो है कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो जाती हैं। कार्बन डाइऑक्साइड की संख्या 4% छोड़ी जाती है नाइट्रोजन में। मतलब ऑक्सीजन 21% लिया जाता है, जबकि ऑक्सीजन छोड़ा कितना जाता है तो 17% छोड़ा जाता है। अच्छा, अब हम बात करें ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेज की, तो गैसों का शरीर में परिवहन की, तो ऑक्सीजन का फेफड़ों से शरीर के सभी सेल तक पहुंचना तथा कार्बन डाइऑक्साइड का फेफड़ों तक पुनः वापस आने के प्रोसेस को गैसों का शरीर में परिवहन कहते हैं। ऑक्सीजन का परिवहन रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा होता है। अच्छा, रक्त में एचबी पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से क्रिया करके HbO2 बनाती हैं, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती हैं। उसके बाद हम बात करें कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कोशिका से फेफड़ों तक 3 प्रकार से होता है। कार्बन डाइऑक्साइड का ट्रांसपोर्टेशन कोशिका से फेफड़ों तक 3 प्रकार से होता है। पहला हीमोग्लोबिन के द्वारा जो कि 10 से 20% होता है, जबकि प्लाज्मा के द्वारा 7% होता है। और तीसरा बाइकार्बोनेट के द्वारा 70% होता है। सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट के द्वारा फेफड़ों तक ऑक्सीजन बाहर निकलने का काम होता है। 70% सबसे ज़्यादा बाइकार्बोनेट के द्वारा होता है। उसके बाद हम लास्ट में बात करें इंटरनल रेस्पिरेशन की, इसी को सेलुलर रेस्पिरेशन भी बोला जाता है, आंतरिक श्वसन इसी को बोला जाता है। भोजन के डाइजेशन के बाद हमें ग्लूकोज मिलता है, जो ब्लड की सहायता से कोशिका तक पहुंचता है। इस ग्लूकोज को कोशिका में ऑक्सीजन द्वारा ऑक्सीडेशन किया जाता है, जिसके बाद हमें कार्बन डाइऑक्साइड, H2O मॉलिक्यूल तथा एनर्जी मिलती हैं। इस प्रोसेस को सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। अच्छा, अब हम बात करें सेलुलर रेस्पिरेशन की, तो सेलुलर रेस्पिरेशन क्या है? तो सेलुलर रेस्पिरेशन 2 प्रकार का पाया जाता है। पहला एनएरोबिक रेस्पिरेशन, दूसरा एरोबिक रेस्पिरेशन। एनएरोबिक रेस्पिरेशन को अनाक्षी श्वसन बोलते हैं और एरोबिक रेस्पिरेशन को ऑक्सी श्वसन बोलते हैं। अनाक्षी श्वसन की बात करें तो जो श्वसन O2 यानी ऑक्सीजन गैस की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं। और ऑक्सी श्वसन की बात करें तो जो श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। सॉरी, ये लिखने में थोड़ी सी समस्या हो गई थी। एरोबिक रेस्पिरेशन इधर है और अनएरोबिक रेस्पिरेशन इधर है। बात करें ऑक्सी श्वसन की, या इधर ऑक्सी श्वसन रहेगा, इधर अनाक्षी श्वसन रहेगा। ये अनाक्षी श्वसन है, ये आपका ऑक्सी श्वसन है, ये आपका ऑक्सी श्वसन है। ऑक्सी श्वसन, ये आपका अनाक्षी श्वसन है, अनऑक्सी श्वसन है। ये अनाक्षी, ये ऑक्सी श्वसन। अब सही हुआ। तो अनाक्षी श्वसन क्या है? जो श्वसन O2 की उपस्थिति में होता है उसे ऑक्सी श्वसन कहते हैं, और जो श्वसन O2 की अनुपस्थिति में होता है उसे अनाक्षी श्वसन कहते हैं। उसके बाद हम बात करें ये केमिकल रिएक्शन की, तो ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा ऑक्सीजन की उपस्थिति में 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O प्लस
एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा निकलती हैं। और कितनी ऊर्जा निकलती है ऑक्सीजन श्वसन में? तो 38 एटीपी ऊर्जा निकलती है। बात करें कैलोरी में, तो कैलोरी में 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्रतिदिन हमारे शरीर को की ज़रूरत होती है। इतना ऊर्जा हमारे शरीर को मिलनी चाहिए। बात करें हम अनाक्षी श्वसन की, तो C6H12 मतलब ग्लूकोज क्रिया अनाक्षी श्वसन की क्रिया करके ये बनाता है 2 मॉलिक्यूल ऑफ एथिल अल्कोहल C2H5OH प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 2 एटीपी ऊर्जा बनती हैं। उसके बाद हम बात करें आपका ऑक्सी श्वसन की, तो ऑक्सी श्वसन में ऑक्सी श्वसन को कोशिका द्रव्य और माइटोकॉन्ड्रिया में पूरी होती हैं, जबकि अनाक्षी श्वसन कोशिका द्रव्य मतलब साइटोप्लाज्म में ही पूरी होती हैं। अगर ऑक्सी श्वसन के एग्जाम्पल की बात करें तो ये एनिमल्स, ह्यूमंस और बर्ड्स हैं। जबकि अनाक्षी श्वसन की हम बात करें एग्जाम्पल की, तो इसमें कीट आते हैं, सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया और किण्वन प्रक्रिया भी इसी के अंतर्गत आती हैं। अच्छा, अब हम बात करें आपके केमिकल रिएक्शन की, जो आपको बेस्ट तरीके से समझ में आ जाएगा। ये ग्लूकोज क्या होता है? 6 कार्बन अणु होते हैं ग्लूकोज में। ग्लूकोज जब पायरुवेट में बदलता है, तो ग्लूकोज 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट में बदलता है, तो इसे ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कहते हैं। और ये ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस कोशिका द्रव्य में होती है, साइटोप्लाज्म में होती हैं। और यही पायरुवेट O2 की अनुपस्थिति में पेशियों में जो है O2 की जब अनुपस्थिति होती है, तो यही पायरुवेट लैक्टिक अम्ल में बदलता है प्लस 2 एटीपी ऊर्जा का सेक्रेशन करता है। अच्छा, इस प्रक्रिया को ग्लाइकोलिसिस कहते हैं। ये ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया हुई, इसमें ग्लूकोज बिना ऑक्सीजन के मसल्स में लैक्टिक एसिड बनाता है, जिससे हमारे शरीर में थकावट महसूस होती है। कभी कभी जब हम बहुत तेज़ दौड़ते हैं, तो हमारे शरीर को जितनी ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है उतनी मिल नहीं पाती है। तब हमारे शरीर में O2 की अनुपस्थिति में पेशियों में लैक्टिक अम्ल बनने लगता है, जिससे गांठों में दर्द होता है। अच्छा, अब हम बात करें एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। एरोबिक रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है। उसके बाद ये बेस्ट आपका रिएक्शन है, ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन हुआ, 6 मॉलिक्यूल ऑफ O2 लिया गया। उसके बाद फिर इसमें जो प्रोडक्ट बना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बना, 6 मॉलिक्यूल ऑफ H2O जल बना, प्लस एटीपी के फॉर्म में ऊर्जा निकली 36 प्लस 2 एटीपी यानी 38 एटीपी। और कैलोरी में बात करें तो 673 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त हुई। अच्छा, अब हम बात करें यह प्रोसेस 2 साइकिल के द्वारा कंप्लीट होती हैं। पहला है ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस और दूसरा है क्रेब्स चक्र। अच्छा, हम बात करें ग्लाइकोलिसिस प्रोसेस की, ग्लाइकोलिसिस साइकिल सेल के साइटोप्लाज्म में कंप्लीट होता है, जबकि क्रेब्स साइकिल सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में कंप्लीट होता है। आशा है कि आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा मेरे दोस्तों। धन्यवाद।